हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर समकालीन भारत एवं शिक्षा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पश्चिमी शिक्षा शास्त्री जॉन ड्यूवी के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में बात करने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉन ड्यूवी का शैक्षिक चिंतन। जॉन ड्यूवी प्रयोजनवादी दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री थे। ये सत्यों और मूल्यों की स्थिरता से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि संसार परिवर्तनशील है तथा कोई भी सत्य एवं मूल्य इस संसार में अपरिवर्तनशील नहीं है। ये मनुष्य को परिवर्तनशील समाज के अनुरूप समायोजित करना सिखाना चाहते थे। ड्यूवी के शैक्षिक चिंतन के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा का अर्थ। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी विचार को ध्यान में रखकर जॉन ड्यूवी ने कहा कि शिक्षा जीवन जीने की तैयारी न होकर स्वयं जीवन है, जबकि अभी तक शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा को भावी जीवन की तैयारी का साधन माना है। अतः बालकों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो सके। ड्यूवी का मानना था कि मनुष्यों में कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं जो सामाजिक भागीदारिता से विकसित होती है। ड्यूवी ने इन्हें मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक पक्ष कहा है। मनोवैज्ञानिक पक्ष के अंतर्गत बालक की मूल प्रवृत्तियाँ, रुचियाँ, शक्तियाँ एवं व्यक्तिगत विशेषताएं आती है, जबकि सामाजिक पक्ष में परिवार, पड़ोस, समुदाय, सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक दशाएं आती है। मनुष्य समाज में नित्य नए अनुभव ग्रहण करता है। शिक्षा के उद्देश्य। ड्यूवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य व्यक्तियों के उद्देश्यों के अनुसार निर्धारित किए जाने चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जो व्यक्तियों में उन गुणों और क्षमताओं का विकास कर सके जिनके द्वारा व्यक्ति जीवन में आने वाली समस्याओं एवं बाधाओं को सहजता से हल करके वर्तमान जीवन को जीते हुए भविष्य का भी मार्ग सुगम कर सके। व्यवहारिक कुशलता एवं सामाजिक जीवन में दक्षता ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ड्यूवी ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं, जिसमें पहला है सामाजिक कुशलता का विकास। ड्यूवी के अनुसार मनुष्य अपनी समस्त गतिविधियां समाज में रहकर ही करता है। समाज को भली भांति समझना और खुद की समाज के साथ सामंजस्य बैठाने की प्रक्रिया को ही ड्यूवी ने सामाजिक कुशलता माना है। इनके अनुसार मनुष्यों में सामाजिक कुशलता का विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अब दूसरा हम देखते हैं अनुभवों का पुनर्निर्माण और वातावरण के साथ समायोजन। ड्यूवी का मानना था कि संसार परिवर्तनशील है, तो सत्य और मूल्य कैसे अपरिवर्तित रह सकते हैं, जबकि मानव जीवन भी गतिशील है। अतः इसके आधार पर शिक्षा भी गतिशील एवं परिवर्तनशील होनी चाहिए। समय के साथ शिक्षा में बदलाव होंगे तो उसके उद्देश्य कैसे अछूते रहेंगे। शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे मनुष्य बदलते समाज के अनुरूप स्वयं को समायोजित करता रहे। अब तीसरा हम देखते हैं जनतंत्रीय जीवन का प्रशिक्षण। ड्यूवी प्रसिद्ध दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री होने के साथ साथ जनतंत्र के समर्थक भी थे। ड्यूवी ने सामाजिक कार्यों में कुशलतापूर्वक भाग लेने के लिए एक व्यक्ति में 7 प्रकार की क्षमताओं को बताया है। ये क्षमताएं हैं स्वास्थ्य, योग्य ग्रस्त, क्रिया करने की क्षमता, व्यवसाय, नागरिकता, अवकाश का सही उपयोग, नैतिकता एवं चरित्र। ड्यूवी ने इनका कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया, फिर भी इनमें पूर्व निश्चित उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक तथा नागरिकता की शिक्षा निहित है। इनका स्वरूप समाज की बदलती स्थितियों के साथ बदलता रहता है। फिर अगला है शिक्षा का पाठ्यक्रम। ड्यूवी ने निश्चित पाठ्यक्रम योजना तो प्रस्तुत नहीं की, किंतु पाठ्यक्रम निर्माण के लिए आवश्यक कुछ सिद्धांत बताए जो निम्नलिखित है। इसमें पहला है बाल एवं समाज केंद्रित पाठ्यक्रम। ड्यूवी ने विषय आधारित पाठ्यक्रम को दोषपूर्ण बताया। उन्होंने पाठ्यक्रम का नियोजन बालकों की मनोवैज्ञानिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, क्रियाओं एवं विषय की आवश्यकताओं के आधार पर करने को कहा। पाठ्यक्रम का निर्धारण बालकों की रुचि, योग्यता एवं रुझान को ध्यान में रखकर होना चाहिए। दूसरा देखते हैं हम जीवन की क्रियाओं पर आधारित पाठ्यक्रम।
पाठ्यक्रम बालकों के वास्तविक जीवन और उनसे संबंधित क्रियाओं पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो बालकों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो। विषय ऐसे हो जो बालकों को वास्तविक क्रियाओं में पारंगत बना सके। अब आगे हम देखते हैं, तीसरा है रुचि पर आधारित पाठ्यक्रम। डीयूपी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की रुचियों, योग्यताओं, रुझानों, आदतों तथा अवस्थाओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इन्होंने बच्चों की रुचियां 4 प्रकार की बताई है: बातचीत करने की रुचि, खोज की रुचि, रचना करने की रुचि तथा कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि। डीयूपी के अनुसार पाठ्यक्रम इन्हीं रुचियों पर आधारित होना चाहिए। अब अगला हम देखते हैं पाठ्यक्रम के विषयों में सहसंबंध। पाठ्यक्रम बालक के वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए। डीयूपी के अनुसार पाठ्यक्रम के विषय बालक के जीवन की क्रियाओं से संबंधित होने चाहिए। ऐसा होने से वे स्वयं ही सहसंबंधित हो जाएंगे। इस प्रकार डीयूपी विभिन्न विषयों का आपस में समन्वय के वो पक्षधर थे। अब आगे हम देखते हैं लचीला पाठ्यक्रम। डीयूपी के अनुसार बालकों में व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। प्रत्येक बालक की रुचि, योग्यता और आवश्यकता में भिन्नता होती है। उनके सामाजिक वातावरण भी भिन्न होते हैं, अतः पाठ्यक्रम में भी भिन्नता होना आवश्यक है। उनका मानना था कि सामाजिक आवश्यकता एवं परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं, इसलिए पाठ्यक्रम भी ऐसा हो जिसे सरलता से परिवर्तित किया जा सके, अतः पाठ्यक्रम का लचीला होना आवश्यक है। अब आगे हम देखते हैं शिक्षण विधियाँ। डीयूपी की प्रमुख शिक्षण विधियाँ निम्नलिखित हैं, जिसमें फर्स्ट है क्रिया और अनुभव पर आधारित। डीयूपी के अनुसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि है स्वयं करके सीखना। स्वयं करके सीखना के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षण विधि बालकों को स्वयं करके सीखना और अपने अनुभव से सीखने के लिए प्रेरित करे। ड्यूबी ने क्रियाओं के आधार पर शिक्षा देने पर बल दिया है। अब दूसरी है रुचि पर आधारित। ड्यूबी के अनुसार सिखाने की प्रक्रिया बच्चों की रुचियों को समझकर की जानी चाहिए। शिक्षक बच्चों की स्वाभाविक रुचियों को समझकर उन्हीं के अनुसार कार्यों की व्यवस्था करे। ड्यूबी ने इन रुचियों को 4 भागों में बांटा है: बातचीत करने की रुचि, खोज की रुचि, रचना करने की रुचि एवं कलात्मक अभिव्यक्तियों की रुचि। उनका मानना था कि शिक्षण विधियां भी इन्हीं रुचियों के आधार पर व्यवस्थित की जाए। अब आगे हम देखते हैं वास्तविक जीवन पर आधारित शिक्षा का संबंध। जब बच्चों के वास्तविक जीवन से हो जाता है तो बच्चों की शैक्षिक कार्यों में रुचि जागृत होती है तथा वे शिक्षण प्रक्रियाओं से सरलता से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। अतः शिक्षण विधियां बच्चों के वास्तविक जीवन को ध्यान में रखकर निर्धारित की जानी चाहिए। अब आगे हम देखते हैं सहसंबंध विधि। ड्यूबी के अनुसार शिक्षण विधियां ऐसी हो जो समस्त विषयों एवं क्रियाओं की शिक्षा को परस्पर सहसंबंधित कर दे। अगला है योजना विधि। प्रोजेक्ट प्रणाली का निर्माण उनके शिक्षक किलपैट्रिक ने किया। इस प्रणाली में बच्चों के जीवन से संबंधित एक समस्या यानी प्रोजेक्ट का चुनाव करते हैं। इस प्रोजेक्ट के चुनाव में बच्चों का योगदान रहता है। बच्चे शिक्षक के मार्गदर्शन में स्वयं प्रोजेक्ट को पूरा करने की विधि तथा मूल्यांकन के तथ्यों को लिखते हैं। तदुपरांत शिक्षक बच्चों के कार्यों का मूल्यांकन भी करते हैं। अब आगे देखते हैं अनुशासन। दंड के भय से अनुशासन स्थापित न होकर केवल व्यवस्था ही स्थापित हो पाती है। अनुशासन बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दबाकर नहीं बनाया जा सकता। ड्यूबी के अनुसार अनुशासन वह अंतर्निहित शक्ति है जो बालकों के सामूहिक कार्यों में भाग लेने एवं परस्पर सहयोग की भावना से उत्पन्न होती है। बच्चे अपनी रुचि, योग्यता, रुझान और आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों को चुनते हैं तथा स्वतंत्र रूप से उसका निष्पादन करते हैं। जब उनकी भावनाओं के विपरीत किसी कार्य को करने का दबाव बनाया जाता है तो उनमें घृणा और विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगती है और वे अनुशासन तोड़ने लगते हैं। ड्यूबी के अनुसार सच्चा अनुशासन सामाजिक अनुशासन है जो बच्चों में विद्यालयों में होने वाले कार्यों में सहभागी करके उत्पन्न होता है। आगे हम देखते हैं शिक्षक।
ड्यूबी के अनुसार शिक्षक का कर्तव्य बालकों में अच्छी आदतों एवं सामाजिक मूल्यों का निर्माण करना होना चाहिए। ये शिक्षक को समाज सेवी के रूप में देखते थे। शिक्षक का कार्य विद्यालय में ऐसा सामाजिक वातावरण उत्पन्न करना है जिसमें बालकों के सामाजिक गुणों, मूल्यों एवं व्यक्तित्व का विकास हो सके तथा उनके द्वारा सामाजिक विकास भी संभव हो सके। शिक्षक को बालकों की स्वाभाविक रुचियों, योग्यता और आवश्यकताओं को समझते हुए उन्हें ऐसे कार्य देने चाहिए जिससे उनका सर्वांगीण विकास संभव हो सके। अब आगे हम देखते हैं छात्र। ड्यूबी के अनुसार एक योग्य शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया से पूर्व बालकों की मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्थितियों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। ये बालकों के स्वाभाविक विकास के पक्षधर थे। उनका मानना था कि बालकों का सर्वांगीण विकास तभी संभव हो पाएगा जब उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता के साथ उनकी रुचियों, योग्यताओं, रुझानों एवं आवश्यकता के अनुरूप कार्य दिए जाएं। शिक्षा ऐसी हो जिससे वे अपना तथा समाज का विकास कर सके। ड्यूबी बालकों के स्वाभाविक विकास के लिए स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वे छात्र और समाज दोनों को समान आदर से देखते थे। अब आगे देखते हैं हम विद्यालय। ड्यूबी के अनुसार विद्यालय एक प्रयोगशाला के रूप में होना चाहिए जहां बालक पूर्व अनुभवों को परख कर नए नए अनुभवों को प्राप्त करे एवं उन्हीं अनुभवों के आधार पर नए नए सत्यों की खोज करें। उनके अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप होता है। शिक्षा एक प्रक्रिया है, अतः बालकों के समुचित विकास के लिए उनकी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति विद्यालय के अंतर्गत होनी चाहिए। बालक स्वाभाविक रूप से सीखे, इसके लिए विद्यालय में घर जैसा पर्यावरण होना चाहिए। विद्यालय में सामाजिक प्रतिरूप तैयार करना चाहिए जिससे बालक उन गुणों का विकास कर सके जिसके द्वारा उसे समाज में समायोजित होने में सरलता हो। ड्यूबी ने प्रगतिशील विद्यालय के महत्व को बताया जिसमें बालक कार्य करने एवं विचार करने के लिए स्वतंत्र रहे, जिनका पाठ्यक्रम संकीर्ण न होकर विस्तृत एवं परिवर्तनशील हो, जिनमें नित्य नए अनुभवों का समावेश हो, जहां बालक स्वयं करके एवं स्वयं के अनुभवों के आधार पर सीखते हो। अब आगे हम देखते हैं शिक्षा के अन्य पक्ष, जिसमें फर्स्ट है जन शिक्षा। ड्यूबी जनतंत्र के पक्षधर थे। वे व्यक्ति और समाज दोनों में समानता का भाव रखते थे। सभी को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो, ऐसा जनतंत्र का पक्ष है क्योंकि शिक्षा मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। केंद्र तथा राज्य के कर्तव्यों में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका उत्तरदायित्व है कि बालकों को उनके विकास के समान अवसर उपलब्ध कराए। आगे हम देखते हैं स्त्री शिक्षा। ड्यूबी सबको शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने के पक्षधर थे। वे स्त्री पुरुष दोनों में कोई भेद नहीं करते थे। उनका मत था कि सभी को उनकी रुचियों, योग्यताओं, रुझानों और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के द्वारा विकास के समान अवसर मिलने चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप उस समय स्त्री शिक्षा को बल मिला और स्त्रियां भी पुरुषों की तरह योग्यता साबित कर पाई, जिससे पाश्चात्य देशों का विकास तेजी से संभव हो पाया। आगे हम देखते हैं व्यवसायिक शिक्षा। ड्यूबी के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालकों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जो बालकों को व्यावसायिक रूप से सक्षम बना सके। इसलिए उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य बताया है, जिसके अनुसार शिक्षा के द्वारा बालक आगे चलकर अपनी आजीविका का मार्ग प्रशस्त कर पाए। अब आगे हम देखते हैं धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा। ड्यूबी सबसे पहले आदर्शवाद से प्रभावित थे। कुछ समय बाद ये प्रकृतिवाद से प्रभावित हुए और अंत में प्रयोजनवाद से प्रभावित हुए। आदर्शवाद के प्रभाव के कारण ये पहले धर्म और नैतिकता पर बल देते थे, बाद में ये प्रयोजनवाद से प्रभावित हुए। ड्यूबी ने उसी ज्ञान एवं क्रिया को महत्वपूर्ण बताया जो मानव जीवन में उपयोगी हो। उनका मानना था कि यदि धर्म या नैतिकता में ऐसे कोई तत्व है जो बालकों के वास्तविक जीवन में उपयोगी हो तो उसमें बालक को अवश्य शिक्षित किया जाए। तो ये हो गया हमारा ड्यूबी के शैक्षिक विचार। थैंक यू।